आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे चैनल पे। पार्ट 2 लेकर आई हूँ बच्चों आपके सामने, जिसमें हमारा प्रश्न है कि भुगतान शेष या संतुलन को ठीक करने के उपाय लिखिए। तो जब आप इसे लिखें तो उसमें आपको बताना होगा कि निर्यातों में वृद्धि करके भी हम भुगतान संतुलन अगर असंतुलित है तो उसे ठीक कर सकते हैं। विनिमय पर नियंत्रण करके भी हम भुगतान असंतुलन को ठीक कर सकते हैं। विदेशी विनिमय में नियंत्रण का मतलब ये है कि आयात और निर्यातों पे हमको नियंत्रण स्थापित करना होगा। मुद्रा संकुचन की स्थिति लाके, जिसमें हमारी मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़ जाए, ऐसी स्थिति का को भी निर्मित करके हम भुगतान संतुलन को ठीक कर सकते हैं। और एक जो सबसे पसंदीदा काम होता है कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। अगर हम विदेशी पर्यटक आकर्षित करेंगे, वो आकर हमारे देशों में खर्चा करेंगे और उनकी मुद्रा हमारे देश में आएगी। एक तरीका जो अक्सर देश नहीं अपनाना चाहते पर अपना सकते हैं, वो है विदेशों से कर्ज लेकर। हम विदेशों से कर्ज लेके भी अपना मुद्रा भंडार बढ़ा सकते हैं और उस बढ़े हुए मुद्रा भंडार से हम अपने भुगतान संतुलन को ठीक कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार वाकई क्या-क्या कदम उठाती है। तो भारत सरकार के हिसाब से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सरकार ने 1992 और 93 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली को अपनाया था, जिसमें पूंजी खाते पे उसने अपना नियंत्रण बनाए रखा। लेकिन डॉलर और पौंड की जो बिक्री थी, जो खुले मार्केट में हुआ करती थी, अग्रिम बिक्री, मतलब कोई भी व्यापारी जब अमेरिका का हमारे देश के साथ व्यापार करता था बच्चों, तो वो पहले ही डॉलर और पौंड को रखवा लेता था। तो उसकी अग्रिम बिक्री को आरबीआई ने समाप्त कर दिया था। साथ ही हमेशा ये होता था कि निर्यातकों को जो कुछ भी आयातक से मिलता था, जैसे हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति चाय ही विदेशों में बेच रहा है, तो वो चाय बेचने के लिए उस जो पैसे आते थे दूसरे देशों के, उसका 15% विदेशी करेंसी को खाते में रखने की अनुमति दी गई। मतलब वो पहले से ही जो उसका पेमेंट आने वाला है, मान लीजिए $100 आने वाला है, तो वो $15 जो है वो अपने खाते में पहले ही मंगा सकता था। तो इसकी वजह से विदेशी मुद्रा आई देश में और हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति ठीक हुई। उसके बाद रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू कर दी गई। मतलब हमारी करेंसी को अगर कोई अमेरिका का या जापान का व्यक्ति हमारे साथ व्यापार कर रहा है, तो वो हमारी करेंसी को पूरा एक्सचेंज कर सकता था। मतलब 100 रुपए को येन में बदल सकता था, 100 रुपए को पूरा का पूरा डॉलर में बदल सकता था। तो ये जो सुविधा मिली, तो उससे काफी विदेशी व्यापारी प्रभावित हुए और वो हमारे देश के साथ व्यापार करने के लिए आ गया है। उसके बाद निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्यात की जो इकाइयां थी, उसका प्रोत्साहन करने की नीति अपनाई। निर्यात संवर्धन के लिए सरकार ने ये कोशिश की कि हम आलू प्याज ही ना भेजें, बल्कि पूंजीगत वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें। तो इस तरीके से ये कुछ उपाय अपनाकर देश ने भुगतान संतुलन की स्थिति को ठीक किया था। अब एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है बोर्ड या किसी और भी एग्जाम्स का, कि भुगतान संतुलन का महत्व लिखिए। तो भुगतान संतुलन के महत्व में बच्चों आपको बताना पड़ेगा कि किसी भी देश का भुगतान संतुलन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सूचक होता है। उससे किसी भी देश की इकोनॉमी का पता चलता है। विदेशी व्यापार वो किन देशों के साथ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, किस दिशा में उसका विदेशी व्यापार बढ़ रहा है, हमें इसके बारे में पता चलता है। विदेशी ऋणों के भुगतान की स्थिति का भी पता चलता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि देश भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए ऋणों का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में विदेशी ऋणों के भुगतान की जो स्थिति होती है, उसका ज्ञान होता है। राष्ट्रीय आय पर भी, विदेशी व्यापार का राष्ट्रीय आय पे जो प्रभाव पड़ रहा है, उसे भी भुगतान संतुलन के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं। इसके माध्यम से कितना विदेशी व्यापार हुआ, कितना लेन देन हुआ, ये बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वो है अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर लिखिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का ही मतलब होता है अपने देश की मुद्रा की कीमत का कम हो जाना और विदेशी मुद्रा का महंगा हो जाना। लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग कारणों से होती हैं बच्चों। मूल्यह्रास जो होता है, वो विदेशी मुद्रा बाजार में अपने देश की मुद्रा की मांग और पूर्ति से तय होता है। और अवमूल्यन जो होता है, वो जानबूझकर कोई देश अपने मुद्रा का मूल्य कम करता है। तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है बच्चों। मूल्यह्रास
दुनिया भर के बाजार पे निर्भर करेगा, लेकिन अवमूल्यन एक देश की सरकार पे निर्भर करेगा। अब मेरे बच्चों के मन में ये जरूर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अवमूल्यन क्यों करती है गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट खास अवमूल्यन नहीं करती है बच्चों। जब कभी उसको घाटे का बजट बनाना पड़ता है तो आप लोग सब जानते हैं कि ज्यादा नोट छापती है, और जब ज्यादा नोट छापती है तो अपने आप अवमूल्यन हो जाता है। तो याद रखिए, ज्यादा नोट छापी है अगर गवर्नमेंट तो वो अवमूल्यन है। लेकिन अगर हमारी मुद्रा की मांग और पूर्ति के कारण उसकी कीमत कम हुई है तो उसे याद रखिएगा वो मूल्य ह्रास है। अब अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन के कौन कौन से अंग होते हैं? तो भुगतान संतुलन के बच्चों दो अंगों को अच्छे से याद रखिएगा, वो है पूंजीगत खाता, चालू खाता। और उस सब में दृश्य आयात निर्यात और अदृश्य आयात निर्यात। अब दृश्य आयात निर्यात क्या है? जो आपको दिखाई दे, भाई बंदरगाह में अगर आप कुर्सी भी विदेश भेज रहे हैं तो वो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो दृश्य आयात निर्यात हो गया। अदृश्य, जैसे कोई टीचर पढ़ाने के लिए विदेश जा रहा है तो वो आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन सेवा देने तो जा रहा है ना भाई, तो वो हो गया अदृश्य आयात निर्यात। फिर आ जाता है पूंजी खाता। पूंजी खाते का मतलब है विदेशी लोग जो हमारे यहाँ पैसे लगाते हैं, या हमारे यहाँ के लोग जो विदेशों में पैसे लगाते हैं। अरे भाई, अंबानी ग्रुप को तो आप सभी जानते हो ना। तो अंबानी ग्रुप अगर विदेश में कोई आइलैंड खरीद रहा है और वहां पे कोई फैक्ट्री डाल रहा है तो ये सारी बातें तो पूंजी खाते में आएंगी। ठीक वैसे ही विदेश का कोई व्यापारी अगर हमारे यहाँ किसी भी तरह का निवेश कर रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? पूंजी खाते में। तो इस तरीके से बच्चों समझ के आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए बोर्ड बहुत सीधा सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो वो ये भी पूछ सकता है कि विनिमय दर किसे कहते हैं, और विदेशी विनिमय दर का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए आपको बताना होगा कि जो विनिमय दर होती है उसका मतलब होता है कि घरेलू मुद्रा की एक इकाई के बदले में विदेशी मुद्रा की जितनी इकाइयां प्राप्त हो वही उसी परिवर्तन की दर को हम विनिमय दर कहते हैं। यहाँ मैंने एक उदाहरण लिखा है, बिल्कुल बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ $1 बराबर 60 रुपए बताए गए हैं और फिर 71.24, लेकिन सच्चाई ये है कि $1 अभी 82 रुपए के बराबर चल रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए कि $1 बराबर 60 रुपए और $1 बराबर 1/60, 0.016 डॉलर। तो इस तरीके से दोनों ही देश विनिमय दर को अपनी अपनी मुद्रा में निकालते हैं। तो आप इस उदाहरण से अच्छे से बता सकते हैं कि विनिमय दर